हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2024 का अंडर ग्रेजुएट लेवल का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें 7 अगस्त और 8 अगस्त के सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में 11 अगस्त 2025 का तीनों शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, देखिए 7 अगस्त और 8 अगस्त में कुल मिलाकर हम लोगों ने 6 शिफ्ट का सॉल्यूशन किया, जिसमें देखा गया कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे थे। तो रिपीटेड क्वेश्चन बार बार करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए अब से जो है हम लोग डे वाइज इसको सॉल्व करेंगे, यानी प्रत्येक दिन के तीनों शिफ्ट उठाएंगे और उसमें जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे उसको स्किप कर दिया जाएगा। ठीक है, और इन सब के सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, एक इमारत के शिखर पर एक ध्वजदंड खड़ा है। ठीक है, इमारत के पाद से 30 मीटर की दूरी पर ध्वजदंड के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इमारत के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ध्वजदंड की ऊंचाई मीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, समझिए। मान लीजिए कि ये जो है आपका एक इमारत खड़ा है और इसके ऊपर एक ध्वजदंड लगा है, तो यहाँ से ऊपर लगेगा इस तरह का एक डंडा होगा जिसमें ये ध्वज लगा हुआ है। और ये कह रहा है कि इमारत के पाद से यानी बेस पॉइंट से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। तो ये है इमारत का बेस पॉइंट। आप यहाँ से बिंदु को राइट साइड चाहे लेफ्ट साइड किसी भी साइड ले सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। मान लीजिए कि ये बिंदु है और इन दोनों के बीच का दूरी कितना है, 30 मीटर है। ठीक है, अब कह रहा है कि ध्वजदंड के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इस बिंदु से अगर ध्वजदंड के शिखर को मिला दें इस तरह से, तो ये जो एंगल बना है ये कितना है, ये है आपका 60 डिग्री। ठीक है, आगे ये कह रहा है इमारत के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो इमारत का शिखर तो यहाँ है, यहाँ से अगर इस बिंदु को मिला देंगे तब जो एंगल बन रहा है वो कितना है, ये एंगल 30 डिग्री है। हमसे पूछा जा रहा है ध्वजदंड की ऊंचाई, यानी ये ऊंचाई आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कैसे निकलेगा, रेशियो लगा देंगे। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। तो आप जानते हैं कि ये अगर छोटा वाला ट्राइंगल में देखेंगे तो ये 30 है, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा। और रेशियो जानते हैं 30 के सामने 1 यूनिट होता है, तो 60 के सामने कितना होता है, √3। ठीक है, अब आइए बड़ा वाला ट्राइंगल में। बड़ा वाला ट्राइंगल में अगर हम लोग देखें तो ये तो 90 डिग्री होता है। ठीक है, और ये कोण पूरा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, यहाँ पर बाहर में लिखा गया है। अगर ये 60 है तो ऊपर वाला कोण कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अब देखिए 30 के सामने √3 है, तो ये पूरा 60 के सामने कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, √3 का √3 गुना, तो ये पूरा ऊंचाई आपका आ गया 3 यूनिट का। जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेके नीचे तक का ऊंचाई कितना है, 1 यूनिट है। तो ऊपर का कितना बचा, 3 - 1 2 यूनिट। तो ये 2 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। और यहाँ पर देखिए √3 का वैल्यू 30 मीटर हो जाएगा। हमें निकालना है 2 का, तो उसके लिए आपको 30 को √3 से डिवाइड करना होगा। उसके बाद 2 का निकालना तो 2 से गुना करना होगा। अब इसको क्या करिए, आप डिवाइड कर लीजिए। √3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10 या 30 होता है, तो 10 रहेगा। 3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा। तो 10 √3 गुना 2 करेंगे तो 20 √3 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ठीक है, आगे। मैंने 1200 रुपया में 2 फ्रॉक खरीदी। मैंने पहली फ्रॉक को 10% की हानि पर और दूसरी फ्रॉक को 15% के लाभ पर बेच दिया। यदि कुल मिलाकर मुझे न तो हानि हुई और न ही लाभ हुआ तो पहली फ्रॉक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सवाल में कंडीशन क्या कर रहा है कि इनको 2 फ्रॉक बेचने से ना ही हानि हुआ है ना ही लाभ हुआ है, यानी कहने का मतलब ये है कि इसका हानि का राशि और लाभ का राशि क्या है, इक्वल है। तब जाके इसको नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है। तो हम लोग भी वही करेंगे। मान लेंगे पहली फ्रॉक का क्रय मूल्य ए है और दूसरी फ्रॉक का क्रय मूल्य क्या है, बी है। तो यहाँ पर देखिए पहली फ्रॉक 10% की हानि पर बेच रहा, तो ए मान है क्रय मूल्य, तो ए का 10% ये बराबर हो जाएगा बी का कितना परसेंट, दूसरी फ्रॉक पर 15% प्रॉफिट है, तो इसका 15% प्रॉफिट। ये दोनों राशि इक्वल होगा, वही चीज़ सवाल में कह रहा है। तो यहाँ से ए और बी का रेशियो निकाल लीजिए। क्या होगा, 5 दिया 5 दूना, तो ये कुल मिलाकर 3/2 आएगा। अब देखिए कह रहा है कि 1200 में जो है ये दोनों फ्रॉक खरीदा, जबकि यहाँ पर पहली फ्रॉक 3 यूनिट का, दूसरी फ्रॉक 2 यूनिट का हो रहा है। तो दोनों मिलाकर कितना हो रहा है, 3 2 5 यूनिट का। जबकि एक्चुअल में दोनों का कुल मूल्य 1200 है, तो ये 1200 के बराबर होगा। हमें निकालना क्या है, पहली फ्रॉक का क्रय मूल्य। पहली फ्रॉक है 3 यूनिट का, तो 3 का वैल्यू निकाल दीजिए। तो ये कितना गुना है, 24
और 1 जीरो, यानी 240 गुना है, तो इसका भी 240 गुना कर दीजिए। 24 या 72 पर 1 जीरो, 720 रुपया इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे, पाइप पी किसी टैंक के 3/4 भाग को 15 घंटे में भर सकता है और पाइप क्यू उसी टैंक के 5/6 भाग को 25 घंटे में भर सकता है। पी और क्यू दोनों को 2 घंटे के लिए चालू रखा जाता है और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। फिर पाइप आर को अकेले चालू किया जाता है जो टैंक के पानी को 5 घंटे में खाली कर देता है। पाइप पी, क्यू और आर मिलकर खाली टैंक को कितने समय में भर सकते हैं? ठीक है, तो पहले पी, क्यू और आर तीनों का एफिशिएंसी निकालना होगा। तो वो कैसे निकलेगा? देखिए, ये पी जो है ये कह रहा है कि 3/4 भाग को 15 घंटे में भरता है, तो टोटल भाग कितना घंटे में भरेगा? तो 15 को गुना कर देंगे किससे? ये जो 3/4 फ्रैक्शन है इसका उल्टा, यानी 4/3 से। तो 3 से ये 15 कट जाएगा 5 बार में, 5 होके 20 घंटा में जो है पी टैंक को पूरी तरह से भर देगा। उसके बाद क्यू का भी इसी तरह निकाल लेंगे। 5/6 भाग भरता है 25 घंटा में, तो टोटल भरेगा 25 गुना 6/5, तो 5 से कट जाएगा 5 बार में, 5 के 30 घंटा में क्यू टैंक को पूरी तरह से भर देगा। अब यहाँ पर टैंक का टोटल कैपेसिटी मान लेंगे, इन दोनों का एलसीएम 60, 20 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 30 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। अब क्या कह रहा है कि पी और क्यू को 2 घंटे के लिए चलाया जाता है, तो पी प्लस क्यू के द्वारा 2 घंटे में कितना काम होगा? तो 2 घंटा गुना पी प्लस क्यू का एफिशिएंसी, यानी 3 + 2 5, तो 5 से गुना करेंगे तो 10 यूनिट जो है इन दोनों ने मिलकर पानी भरा। उसके बाद इसको बंद कर दिया गया, फिर आर को चालू किया जो 5 घंटे में पानी को बाहर निकाल दिया। तो आर के द्वारा कौन सा पानी बाहर निकाला गया? जो पी और क्यू मिल करके ये 10 यूनिट भरा था। तो आर निकाला 10 यूनिट, निकालने में कितना टाइम लगा? 5 घंटा। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो आर का एफिशिएंसी हो जाएगा 2 यूनिट पर आवर। अब तीनों को साथ में चलना है तो कितना टाइम लगेगा? तो टाइम बराबर हो जाएगा टोटल वर्क जो कि है 60, इसको भरेगा तीनों, तो पी भरेगा 3 यूनिट, क्यू भरेगा 2 यूनिट, टोटल 5, उसमें आर जो है 2 यूनिट खाली कर देगा, तो 5 में से 2 घटा 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 20 घंटे। ऑप्शन नंबर 3 में है 20 घंटे, यही इसका सही आंसर होगा। आगे, एक उत्पाद का मूल्य 10,000 रुपया है, एक थोक व्यापारी उस पर 20% की व्यापार छूट प्रदान करता है। ठीक है, छूट देने के बाद के मूल्य पर 10% की स्कीम छूट दी जाती है। हालांकि यदि ग्राहक नकद भुगतान करता है तो दोनों छूटों के बाद अंतिम मूल्य पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। ग्राहक को कितने अंतिम मूल्य का भुगतान करना पड़ता है? ठीक है, देखिए सिंपल सा सवाल है, 3 तरह का डिस्काउंट है, सक्सेसिव डिस्काउंट है, रेशियो से कर लीजिए। तो पहला परसेंट है 20, इसका फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 पर 1 का डिस्काउंट देगा तो क्या रेशियो बनेगा? 5 से 4। दूसरा 10% है, इसका फ्रैक्शन 1/10 होता है, यानी 10 पर 1 का डिस्काउंट देगा तो रेशियो बनेगा 10 से 9। अगला 5% का फ्रैक्शन 1/20, 20 पर 1 का डिस्काउंट तो रेशियो बनेगा 20 से 19। अब गुना कर लीजिए, कटाने वाला है यहाँ पर काट देंगे 4 से 20 को 5 बार में, बचे 25 गुना 10, ये हो जाएगा 250, और इस साइड 19 नमा 171। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इस प्रोडक्ट का इनिशियल प्राइस 250 था तो डिस्काउंट देने के बाद का प्राइस कितना है? 171 है। अब देख लीजिए यहाँ पर एक्चुअल में कितना प्राइस था? 10,000, तो ये 250 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 10,000। ठीक है, तो सीधा सीधा ये कितना गुना है? 40 गुना, तो इधर भी 40 गुना कर देंगे। 40 गुना करने से पहले आप देख लीजिए 19 नमा 171 9 का मल्टीपल है और लास्ट में जीरो आना चाहिए, कितना? 1 जीरो, तो ये इसमें 3 जीरो है, इसमें 2 जीरो है। 6 4 10 9 19, 8 6 14 4 18, ये है 9 का मल्टीपल, ये नहीं है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, किसी निश्चित मूलधन पर 7.7% वार्षिक ब्याज दर पर इतना वर्ष का साधारण ब्याज ये है, उसी मूलधन पर 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर इतना वर्ष में देय मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कर लेंगे सॉल्व। देखिए 7.7% की दर में इतना वर्ष में कितना का ब्याज मिलेगा? तो गुना कर दीजिए, 7.7 गुना 7 दूना 14 6, 20/7 हो गया ये। ठीक है, तो इतना परसेंट का इसको ब्याज मिलेगा, कैलकुलेट कर लेंगे इसको, ये कट जाएगा 1.1, पॉइंट हटा देंगे जीरो के लिए, 11 दूना 22% का इसको ब्याज मिल रहा है, जबकि रुपया में इसको मिल रहा है कितना? 1188, तो ये 22% का वैल्यू है 1188। अब आगे का निकाल लीजिए, तो आगे है 8.5% का रेट। ठीक है, और इसका टाइम है 9 × 36 5 41/9,
इतना ब्याज कैलकुलेट करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से 22% का वैल्यू ये है। अगर हम लोग 100% का वैल्यू निकालें तो कितना आएगा, 22 × 5 = 110, अच्छा 8 22 के 88, 54 गुना है। तो 100 का 54 गुना करेंगे तो 5400 रुपया जो है इसका मूलधन आ जाएगा। जब मूलधन 5400 है और उस पर इतना का ब्याज निकाल के अगर हम लोग जोड़ दें तो मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। तो निकाल लीजिए इतना का ब्याज। ब्याज निकालने के लिए क्या करना होगा, इसमें आप मूलधन यानी 5400 गुना कर दीजिए। ठीक है, परसेंट हटा देंगे 2 जीरो के लिए, 9 से 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, और 6 गुना 8.5 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना होगा, 8 6 48 और इधर 3 51 और ये है 41 पहले से, तो 41 गुना कर दीजिए। जो भी आएगा गुना करने के बाद इकाई अंक देख लीजिए, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 गुना 1 1 आएगा। तो जोड़ने के बाद जो है इकाई अंक क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो एक इकाई अंक के साथ एक ही ऑप्शन है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे, 79 प्लेटें 79 रुपया में खरीदी गई और 13 प्लेटें परिवहन के दौरान टूट गई। व्यापारी ने शेष प्लेटें 5 रुपया 90 पैसे प्रति प्लेट की दर से बेच दी। उसका लाभ ज्ञात कीजिए और ये रुपया में पूछ रहा है। ठीक है, निकालना होगा। देखिए 79 प्लेट 79 रुपया में खरीदा तो इसका टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, 79 रुपया ही हुआ। अगर अब सेलिंग प्राइस हम लोग देखें तो ये कह रहा है 79 में 13 प्लेट जो है इसका टूट गया, तो बचा कितना प्लेट, 66। ठीक है, 79 माइनस 13। अब ये 66 प्लेट को किस रेट से बेचा है, 5.9 रुपया की दर से। तो इसको 5.9 से गुना कर दीजिए, तो ये आपका सेलिंग प्राइस होगा। तो आपको गुना करना पड़ेगा, तो गुना कैसे करेंगे, देखिए 66 गुना 5 कर लीजिए तो कितना होगा, 60 पंजे 300, उसके बाद 6 पंजे 30, तो 330 यहाँ हो गया। उसके बाद 66 को 0.9 से गुना करेंगे तो 9 6 के 54, बचा 5, 54 5 59, जोड़ने के बाद 389.4 आ रहा है। यानी 79 का सामान आप इतना में बेच रहे हैं तो कितना का प्रॉफिट कमा रहे हैं, 310.4। ठीक है, घटाने के बाद ये आएगा। तो ये इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे, एक व्यापारी चावल को 39% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह बेईमानी से उस बाट पर अंकित वजन से 17% कम वजन का उपयोग करता है। व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये दुकानदार कह रहा है कि हम 39% के प्रॉफिट पर जो है चावल को बेच रहे हैं, यानी 100 रुपया का चावल ये 139 रुपया में बेचता है, लेकिन वो जो है 17% कम वजन भी नापता है। यानी अगर आप इससे 100 ग्राम चावल खरीदेंगे तो ये आपको उसके बदले कितना देगा, 100 से 17 कम यानी 83 ग्राम ही चावल आपको देगा। अब निकाल लीजिए इसका कितना प्रॉफिट है, गुना कर दीजिए और यहाँ पर कट रहा है काट देंगे। कहने का मतलब है 83 ग्राम के सामान को ये 83 ग्राम एक्चुअल में दे रहा है, लेकिन ये पैसा कितना का ले रहा है, 139 ग्राम का। तो यहाँ प्रॉफिट है, इसको कितना का प्रॉफिट है, घटाने के बाद 6 56 का प्रॉफिट है, किसके ऊपर, 83 के ऊपर। परसेंटेज निकालना है, 100% से गुना कर दीजिए। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना होगा, तो 83 से आप डिवाइड कर दीजिए 5600 को, 8 7 56, ये 6 बार में जाएगा। ठीक है, 6 तिया 18 और 8 6 48 से 49, कितना बचेगा 2, यहाँ पर 62, 620 हुआ। ये कितना बार में जाएगा, 7 बार में। ठीक है, 8 7 56, 560 हुआ और 21 581, तो 67 यहाँ पर मिल चुका हमें, ये इसका आंसर लग जाएगा। ठीक है, आगे डेसिमल निकालने की आवश्यकता नहीं है। आगे, इसके साथ ही हम लोग 11 अगस्त 2025 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं। अब दूसरा शिफ्ट शुरू करते हैं। एक जैकेट का अंकित मूल्य 8,000 रुपया है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। छूट के बाद छूट वाले मूल्य पर 12% बिक्री कर जोड़ा जाता है। जैकेट का अंतिम मूल्य कितना होगा। ठीक है, देखिए अंकित मूल्य इसका 8,000 रुपया है, इस पर आप 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो वैल्यू कितना बचेगा, 70%। यानी आप सीधा सीधा 8,000 को इससे गुना कर लेंगे 0.7 से। ठीक है, 70% का 0.7 भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया 5600 का प्राइस। अब इसमें बिक्री कर यानी सेल्स टैक्स जोड़ा जा रहा है, कितना, 12%। तो सेल्स टैक्स ऐड करते हैं तो इसमें जोड़ दीजिए इसका 12%। ठीक है, 5600 का अगर 10% निकाले तो 560 आएगा। उसके बाद 2% बच गया, तो 5600 का 1% 56 हुआ, उसका 2 गुना करेंगे यानी 112 इधर जोड़ देंगे फिर से। तो टोटल हो गया 56 5 61 1 6272। ठीक है, तो 6272 ऑप्शन नंबर 2 में है, ये इसका आंसर होगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इसको विभाजित करती है। ठीक है, देखिए संख्या का इकाई अंक क्या है, विषम है।
विषम है तो सम से नहीं कटेगी, हटा दीजिए। अब दो ऑप्शन है आपके पास और दोनों जो है प्राइम नंबर है, तो आपको किसी एक से डिवाइड करके चेक करना ही पड़ेगा। यहाँ पर छोटा नंबर 23 है, इससे चेक करेंगे हम लोग। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो दूसरा वाला जो छूटा हुआ 29 है वो इसका आंसर होगा। तो यहाँ है 72, 61, 79, इसको डिवाइड करना है 23 से। तो 23 दिया 69 जाएगा, बचा कितना 3, 36 हुआ, 23 एक का 23 जाएगा, 13 एक 131 हुआ, 23 पंचे 115 जाएगा, बचा कितना 16। उसके बाद क्या आएगा नीचे 7 आएगा, 167 हुआ, 23 7 161 होता है। उसके बाद 6, फिर 9 आएगा नीचे, 69 हुआ, 3 बार में ये लग गया, यानी ये 23 से डिविजिबल है। आगे लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कि घनाभ का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो इसमें आपको वैल्यू रख देना सिर्फ 2 इंटू एल बी कितना होगा 8 पंचे 40 प्लस बी एच 5 दिया 15 प्लस एच एल यानी 3 अट्ठे 24, सबको जोड़ के 2 से गुना कर दीजिए। तो 40 10 50 20 70 9 79 का 2 गुना करना है। ठीक है, तो 140 प्लस 18 158 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इसमें जोड़ने पर प्राप्त योगफल 73 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ठीक है, ठीक है, 73 एक प्राइम नंबर है, आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा। 73 से अगर हम लोग डिवाइड करें इसको 81 6 61 को, तो एक बार में जाएगा 73, बचा कितना 8। उसके बाद 6 86 आया, फिर से एक बार में जाएगा 73, बचा कितना 13। फिर से 6 आएगा नीचे, 73 से 2 बार में तो नहीं जाएगा, फिर से एक बार में जाएगा 3, 13 में से 7 घटा 6 63, एक नीचे आया 631 हुआ, 7 नवा नहीं जाएगा। ठीक है, तो 7 हम लोग 8 बार में लगाएंगे, 73 अट्ठे, तो 8 दिया 24, बचा कितना 2, 8 सतह 56 2 58, हटा लीजिए, 11 में से 4 घटा 7, 12 में से 8 घटा 4, 47 बच रहा है। अब इसको अब देख रहे हैं यहाँ रिमाइंडर 47 है। अब जब आगे हम लोग को 73 से डिवाइड करवाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, इन दोनों के डिफरेंस इसमें जोड़ना होगा। तो 73 और 47 का डिफरेंस कितना होगा 30 और इधर 23, यानी कि 26 जो है इसमें जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये नंबर पूरी तरह से डिविजिबल होगा। तो 26 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आगे दो क्रमागत धनात्मक प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 272 है, दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, देखिए 272 से अगर हम लोग जस्ट बड़ी वर्ग संख्या देखें तो क्या है 289, जो कि है 17 का स्क्वायर, यानी ये दोनों क्रमागत संख्याएं 17 से छोटी ही होगी। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 17 के आसपास बड़ी संख्या देखिए, 17 अगर मान लें तो छोटी संख्या क्या होगी 16। दोनों को गुना करके चेक कर लीजिए, क्या ये 272 है, एकदम है, तो ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे ये दिया है, इसका मान पूछ रहा, तो देखिए ये क्या है साइन माइनस 2 साइन क्यूब ए, तो इन दोनों में साइन ए कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे साइन ए। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, नीचे भी उसी तरह से यहाँ पर देखिए 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए, तो कॉस ए कॉमन है ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1 प्लस है। उसके बाद ये है देखिए ये रूट जो है पूरा पर है, आप लगा लीजिए, तो रूट के अंदर है कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। आप जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या होता है कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो रूट के अंदर कॉट स्क्वायर है तो रूट के बाहर क्या आएगा कॉट आएगा, तो यहाँ से कॉट आ गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये साइन बट्टा कॉस ये तो टेन ए हो जाएगा। उसके बाद ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ये दोनों कट जाएगा। आप वैसे इसको साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में बदल के भी कटा सकते हैं, नहीं तो देखिए ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस 2a, और ये 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 बराबर भी होता है कॉस 2a, तो दोनों का वैल्यू बराबर हुआ तो ये कटना ही है इसलिए काट दिए। अब जाके यहाँ से 10a हो गया और यहाँ से कॉट ए, तो 10a प्लस कॉट ए बराबर क्या होता है सेक इंटू कॉसेक, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप इसको याद रखिए नहीं तो समझिए इसको, 10 होता है साइन बटा कॉस।
कॉट होता है कॉस बटा साइन, तो नीचे एलसीएम आ जाएगा क्या, साइन इंटू कॉस। ऊपर हो गया साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, इधर हो गया कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर जो कि होता है 1, यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 रख दिया। अब इसको बदल दीजिए, 1 बटा साइन क्या हो जाएगा कॉसेक, और 1 बटा कॉस हो जाएगा सेक, तो ये इसका आंसर बनेगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इसको विभाजित करती है। ठीक है, संख्या बहुत बड़ी है, देखिए इकाई अंक 1 है, 1 है यानी विषम है, तो ये सम से नहीं कटेगी। 28 हटा दीजिए, 18 हटा दीजिए, अब 2 नंबर है आपके पास, इन दोनों में से कैसे छांटेंगे, यहाँ देखिए 25 है, 25 का इकाई अंक क्या है 5 है, यानी 25 से वही नंबर डिविजिबल होती है जिसकी इकाई अंक 5 या फिर 0 होता है, तो यहाँ पर 1 है, तो ये 25 से भी डिविजिबल नहीं होगी, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, इसका एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो देख लेंगे ऑप्शन के आधार पर इसको छांट करके। इसमें देखिए 3 की मैक्सिमम पावर 3 है, यहाँ पर 3 की मैक्सिमम पावर 2 है, और यहाँ पर 3 की पावर कुछ नहीं है, तो मैक्सिमम वाला उठा के एलसीएम में रखेंगे तो 3 की पावर 3 वाला आंसर होना चाहिए। यहाँ पर 2 ऑप्शन में ये दोनों नहीं हो सकता है। आगे, अगर 8 का देखें, 8 और 14 अलग अलग है, तो 8 का सेपरेट आप देख लीजिए, 8 की पावर 2 यहाँ पर है मैक्सिमम, और यहाँ पर 8 की पावर 3 इसमें है मैक्सिमम, तो इन दोनों में मैक्सिमम क्या हो गया 8 की पावर 3, तो 8 की पावर 3 वाला एलसीएम होगा, तो यहाँ पर देखिए 2 है, तो ये वाला छांट दीजिए, एक ही ऑप्शन बचा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से जब लिखा रहे तो मैक्सिमम पावर उठा के एलसीएम में हम लोग रखते हैं। आगे, तो इसके साथ हम लोग इसका दूसरा शिफ्ट भी कंप्लीट कर लिया, तीसरा शिफ्ट शुरू करते हैं। इसको सरल करना है, तो हम आपको इसको कई बार बताएं हैं, अगर हमें इसे चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, ये 1 माइनस साइन अल्फा को ऊपर लिखेंगे 1 प्लस साइन अल्फा में। ठीक है, इसका सिर्फ ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, अगर प्लस रहता तो माइनस में ये बदल जाता, और नीचे वही चीज़ ऊपर में जो है कॉस अल्फा ये आ जाएगा, और माइनस 1 प्लस साइन अल्फा और नीचे कॉस अल्फा। अब देख रहे हैं दोनों चीज़ सेम है और बीच में माइनस है, तो दोनों कट जाएगा, यानी 0 हो गया इसका वैल्यू, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। आगे, एक बेलन की त्रिज्या 20% कम कर दी जाती है, जबकि इसकी ऊंचाई 40% बढ़ा दी गई, इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसमें ये आपका पाई जो है ये कांस्टेंट रहता है, यानी ये बदलता नहीं है, पाई हर एक जगह आएगा, बदलता क्या है इसका त्रिज्या और ऊंचाई, तो इसके आधार पर इसका आयतन निर्भर करता है। तो देखेंगे त्रिज्या जो है 20% कम हो गया है, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 पर 1 का कमी है, क्या रेशियो बनेगा 5 से 4, लेकिन ये त्रिज्या है, आप फॉर्मूला में देख रहे हैं कि त्रिज्या का क्या करते हैं स्क्वायर, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्वायर कर लीजिए। उसके बाद ऊंचाई 40% बढ़ गया, इसका फ्रैक्शन 2/5, यानी 5 पर 2 का वृद्धि है, क्या बन जाएगा रेशियो 5 से 7, इसका स्क्वायर नहीं इसलिए हम लोग इसका स्क्वायर नहीं करेंगे, तो गुना करिए, इधर 5 का क्यूब बन गया यानी 125, इधर 4 चौके 16 सत्ते 112, कितना का कमी हो गया 13 का कमी हो गया, किसके ऊपर 125 के ऊपर, गुना 100% करके निकाल लीजिए, 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 13 चौके 52/5%, तो 5 दाही 50, यानी 10 के बाद डेसिमल आएगा, और ये कमी है यहाँ पर है केवल, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर डी सी है तथा ई और एफ क्रमशः विकर्णों ए सी और बी डी के मध्य बिंदु है। यदि ए बी 45, बी सी 96, डी सी 53 और ए डी 37 सेंटीमीटर है, तो ई एफ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक डायग्राम बना लीजिए, अगर ए बी समांतर डी सी है तो ये एक तरह का क्या होगा समलम चतुर्भुज होगा, तो इस तरह का एक समलम खींच दीजिए आप। ठीक है, और ए बी समांतर डी सी है, तो ए बी को ऊपर ले लीजिए और डी सी को नीचे ले लेंगे, इसमें जो है ए बी समांतर डी सी है। विकर्ण ए सी और बी डी, तो ए से सी को मिला देंगे, ये एक विकर्ण हो गया, और डी से बी को मिला देंगे, दूसरा विकर्ण बी डी हो गया। ए सी का मध्य बिंदु क्या है ई है, तो ए सी यहाँ मान लीजिए यहाँ पर इसका मध्य बिंदु होगा, इसका नाम ई है, और एफ जो है बी डी का मध्य बिंदु, तो बी डी ये है, इसका मध्य बिंदु ये होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है ई एफ की लंबाई क्या होगी, इससे एफ को मिला दीजिए। ठीक है, ये पॉइंट एफ है, तो ई एफ की लंबाई क्या होता है हम आपको पहले भी कई बार बताया है, ये ए बी और डी सी का डिफरेंस का आधा, तो ए बी ले लेंगे, इनका डिफरेंस इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो यही हमारा आंसर होगा, तो वैल्यू रख देंगे। ए बी कितना दे रखा है यहाँ पर देखिए 45,
और डीसी, डीसी 53, तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, ठीक है। 53 में 45 घटाएं तो 8 बचेगा, नीचे 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 सेंटीमीटर इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे, एक जिले की जनसंख्या 3,56,000 है, जिसमें 1,78,000 पुरुष है। 39% जनसंख्या साक्षर है। यदि 59% पुरुष साक्षर है तो कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि टोटल इतना जनसंख्या है जिसमें पुरुष ये है। आप दोनों के लास्ट में से 3 जीरो हटा दीजिए, तो अब पुरुष कितने रहेंगे, यानी मेल 178 और फीमेल कितना हो जाएगा। देखिए टोटल 156, जिसमें 178 पुरुष है तो बचा 178 महिलाएं। यानी अगर रेशियो लेना चाहे तो दोनों बराबर है, तो रेशियो आ गया 1:1 का। अब देखिए पुरुष 59% साक्षर है और ओवरऑल जो है उसकी साक्षरता क्या है 39%, तो यहाँ पर 39 आ जाएगा। अब हमें निकालना है महिला का, तो ये कितना आएगा। देखिए 1:1 का रेशियो, तो अब सीधा सीधा ये तो 39 आएगा ही। उसके बाद अगर 39 से देखें तो ये 59 अधिक है, कितना अधिक है 20, तो यहाँ पर आप जो है कमी कर दीजिए 20 का। 20 जब कमी करेंगे तो 19% इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। जब ये रेशियो इक्वल रहता है तब, ठीक है। अगर अलग अलग रहता तो किस तरह किया जाता हम आपको पहले कई बार बताएं, बस गुना करना होता है, यहाँ पर बता दे रहे हैं आपको। जैसे यहाँ 39 तो आएगा ही ये बॉक्स में, उसके बाद यहाँ डिफरेंस आपको देखना है। जैसे यहाँ 20 अधिक था, इसका क्वांटिटी कितना था 1, ठीक है। इसका क्वांटिटी 1 है तो ये हो जाता 20 गुना 1। उसके बाद इसको डिवाइड करते ये वाला क्वांटिटी से, तो यहाँ पर भी 1 है तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ पर 20 माइनस होगा। अगर यहाँ अधिक रहता ये, अगर यहाँ पर कम रहता तो यहाँ पर क्या कर देते प्लस कर देते, ठीक है। तो यही चीज़ आपको करना रहता है। आगे, एक व्यक्ति एक दर्शनीय स्थल तक पैदल जाता है और अपनी कार से नियत चाल बनाए रखते हुए प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है, तथा इस प्रकार उसे कुल 5 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। उसे दोनों ओर कार से जाने में 3 घंटे कम समय लगता है। समान पैदल चाल से दोनों ओर जाने में उसे कितना समय लगता है। सिंपल सा सवाल है। देखिए ये जो जा रहा है दर्शनीय स्थल, पैदल जाता है, ठीक है, और ये कार से वापस आता है। पैदल मतलब फुट, पैर से जा रहा है, उसके बाद कार से वापस आ रहा है प्लस कार, तो दोनों में इसको कुल कितना टाइम लग रहा है। इसको टाइम लग रहा है 5 घंटा 30 मिनट का, तो आप 5.5 आवर लिख सकते हैं। उसके बाद जब ये दोनों ओर कार से जाता है तो उसको 3 घंटे कम लगते हैं, तो दोनों ओर का कंडीशन आ रहा है, तो इसको आप क्या करिए 2 से गुना करके दोनों में 2 2 बार कर लीजिए, यानी 2 बार पैदल जा रहा है और 2 बार कार से जा रहा है, तो टाइम कितना लगेगा इसका 2 गुना, तो 5.5 का 2 गुना कितना होगा 11 घंटे। अब यहाँ दोनों ओर जब कार से जा रहा है यानी 2C, कार से 2 बार जा रहा है तो 2C, तो इसको 3 घंटे कम लग रहे हैं। तो पहले कितना लग रहा था 5 घंटे 30 मिनट, अब 3 घंटे कम यानी कि 2.5 घंटे ही इसको लग रहे हैं, 2.5 आवर हो गया। अब ये क्या पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है जब ये समान पैदल चाल से दोनों ओर जाने में उसे कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर घटा दीजिए आप, ठीक है। तो 2 बार कार से जाएगा उसका टाइम ये है, तो टाइम ये घटा दीजिए, तो 2 बार फुट का टाइम निकल जाएगा, कितना 11 माइनस 2, ये हो जाएगा 9, फिर हाफ घटा देंगे तो 8 घंटा 30 मिनट, 8.5 घंटा इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। आगे, ये संख्या किससे विभाज्य है, तो इकाई अंक देखिए 3 है, 3 है यानी विषम है, तो ये सम से नहीं कटेगी, यहाँ भी नहीं कटेगी। अब 2 ऑप्शन है, दोनों प्राइम नंबर है, किसी एक से आपको डिवाइड करना होगा, तो हम लोग यहाँ पर छोटा नंबर 43 है, इससे डिवाइड करेंगे। नंबर क्या है 86, 16, 16, 843, ठीक है। तो 43 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा 86, तो ये तो खत्म हो गया। उसके बाद 16 एक आएगा, भाग नहीं लगा 0, फिर से 6 आएगा 0, अब 1 आएगा। 43 ये 3 बार में जाएगा, कितना 120, 9, 129, घटाने के बाद 2, यहाँ पर 3, 32 बचा। अब यहाँ से 6 आएगा, 326 हुआ, 4 8 32, 8 बार में नहीं जा रहा, 7 बार में जाएगा। 280 प्लस 21, ये हो जाएगा 301, घटाने के बाद 25 आया, ठीक है। 7 21 बचा, 2 सचोट, ठीक है। 25 बचा, अब नीचे आएगा 8, 256 हुआ, 6 बार में जाएगा। 240, 18, 258, ठीक है, 6 बार में जा रहा है ये तो कट गया, बचेगा क्या
उसके बाद आएगा 43 नीचे, तो 43 से तो कटना ही है। इसका मतलब ये जो आंसर होगा इसका क्या होगा, 43। आगे, यदि 6 अंकों की संख्या ये है 11 से विभाज्य, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प m और n के बीच संभावित सही संबंध दे सकता है। ठीक है, देखिए 11 का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि जो नंबर है उनके ओड प्लेसेस पे जो डिजिट है उनका योगफल, यानी पहला है 1, तीसरा है 5 और पांचवा है 2, सबको जोड़िए 2m+1, तो टोटल हो गया m+3। ठीक है, इनका योगफल। उसके बाद इवन प्लस, इवन मतलब दूसरा चौथा छठा, तो दूसरा पर ये है, चौथा पर ये है और छठा पर n है, तो 9 1 10 प्लस n, तो ये हो गया n+10। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या नहीं तो 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। हम लोग पहले 0 लेकर के चलेंगे। अगर इसका डिफरेंस निकालें तो कितना निकलेगा, यानी इसमें से इसको घटा दीजिए, सीधा सीधा घटाएंगे तो m-n हो जाएगा, और 3 में से 10 घटेगा माइनस का 7, उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 7 होगा। क्या ये इक्वेशन आंसर में दे रखा है, दे रखा है तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं दे रखा होता तो हम लोग 11 लेकर के इसको सॉल्व करते हैं। आगे, इसका मान ज्ञात करना। ठीक है, तो ये क्या है 182, इसको तोड़िए, 2 गुना 9 1, यानी कि 2 गुना 91 इसको लिख सकते हैं, और इसका करना है स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसमें देख रहे हैं हम लोग कि 2 गुना 91 है, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 2 बार गुना होगा, यानी स्क्वायर में 4 आएगा, फिर 91 का स्क्वायर आएगा, तो 4 का मल्टीपल तो आंसर होगा। तो ये ऑप्शन नहीं है 4 का मल्टीपल, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 4 से नहीं कट रहे हैं। और यहाँ पर 94, ये भी 4 का मल्टीपल नहीं है, हटा देंगे। ये 84 24 दोनों 4 से कट रहा है, तो ये दोनों 4 से कटेगा। तो 91 में 7 है। ठीक है, 13 7 91, तो 7 से चेक कर लीजिए कि दोनों में से किसी एक को। 7 चौके 28, 5 50 हुआ, 7 7 49, 1 18 हुआ, 7 दूना 14, 4 44 हुआ, 7 से नहीं कट रहा है। चौथा ऑप्शन बचा, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे, 20% और 10% की दो क्रमिक छूट का लाभ उठाकर एक ग्राहक को 23,800 रुपया की छूट मिली। वस्तु का अंकित मूल्य निर्धारित करें। ठीक है, देखिए दो क्रमागत छूट है और छूट की राशि दिया है, तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेशियो लगा देंगे। तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, तो 5 पर 1 का डिस्काउंट, तो रेशियो क्या बना 5 से 4। उसके बाद अगला छूट है 10%, इसका फ्रैक्शन 1/10, यानी 10 पर 1 का डिस्काउंट, तो रेशियो बनेगा 10 से 9। गुना कर लीजिए, अब कटा भी सकते हैं 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, तो इधर हो गया 5 गुना 5 25, और इधर हो गया 9 दूना 18। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 25 अंकित मूल्य वाले सामान 18 में बिक रहा है, तो 7 का यहाँ डिस्काउंट है, जबकि एक्चुअल में डिस्काउंट कितना है 23,800, तो इसको 23,800 के बराबर कर दें। ये कितना गुना है, 7 21, 7 चौक 28, 2 जीरो आएगा, 3400 गुना है। हमसे पूछ रहा है अंकित मूल्य, यहाँ पर अंकित मूल्य कितना है 25 यूनिट, इसी का वैल्यू निकाल देंगे, तो ये 2 जीरो आएगा। उसके बाद 25 चौके 100 बचा 10, 25 या 75 10 85, तो 85,000 इसका अंकित मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। आगे, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।